Hello everyone and welcome back to Code with Ria. So in today's lecture we'll be talking about runtime polymorphism, and this is the part 2 of polymorphism. In the last class we had discussed about what is polymorphism and its types. There are two types of polymorphism. First is the compile time and the second one is the runtime polymorphism. We had discussed about function overloading and operator overloading in the part 1. The link is given in the description box. You can go and watch from there. Now, today we'll be starting with the runtime polymorphism. Now, what do we mean by runtime polymorphism? Now, यहाँ पर अगर हम देखें, so as the name suggests that the function to be invoked is known at the runtime. जब हम फंक्शन को कंपाइल कर रहे होते हैं, जब हम अपने पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, तो कंपाइलर को नहीं पता होता कि हमें कौन से फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन जब वो रन कर रहा होता है तब उसको पता लगता है कि मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है. ठीक है, so let me just write a definition for you. The function that is to be invoked. Invoked means called. Invoked is known at the runtime. Known at runtime. ठीक है. Now runtime polymorphism को आप और क्या क्या बोल सकते हो? इसको आप डायनेमिक बाइंडिंग भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? डायनेमिक बाइंडिंग बोल सकते हो आप इसको, या फिर हम इसको लेट बाइंडिंग भी बोल सकते हैं. लेट बाइंडिंग, जैसे कि हमने देखा था कंपाइल टाइम के अंदर, कंपाइल टाइम को हम स्टैटिक बाइंडिंग या फिर अर्ली बाइंडिंग भी बोल सकते हैं. तो उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर नेम्स आते हैं. जब हम बात करते हैं स्टैटिक बाइंडिंग की तो यहाँ पर हम डायनेमिक बाइंडिंग बोल देते हैं. अगर वहां पर हम अर्ली बाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पर हम लेट बाइंडिंग की बात बोल देते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये नेम्स थोड़े से सिनोनिकली चलते हैं. नाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम अचीव किस तरीके से कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हमको अचीव करना है तो हमें एक टॉपिक के बारे में पढ़ना होता है, दैट इज फंक्शन ओवरराइडिंग. फंक्शन ओवरराइडिंग. Now, function overriding is very similar to the topic that we have already discussed, that is function overloading. ये दोनों टॉपिक्स काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं. अगर मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रशअप करवाऊँ तो हमने क्या पढ़ा था फंक्शन ओवरलोडिंग में. It allows multiple functions with the same name but different parameters to coexist in the same scope. फंक्शन ओवरराइडिंग में हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है. क्या डिफरेंस आता है? जब हम बात करते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग की तो यहाँ पर हमारे पास सेम फंक्शन नेम होता है. फंक्शन नेम भी हमारे पास यहाँ पर सेम होता है. ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास सेम रिटर्न टाइप होता है. सेम रिटर्न टाइप. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जिन फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, बिल्कुल सेम टू सेम फंक्शंस है. तो मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शन ओवरराइडिंग के अंदर हम करते क्या. इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज वी आर हैविंग टू क्लासेस. हमारे पास टू क्लासेस है. फर्स्ट विल बी अ बेस क्लास एंड द सेकेंड विल बी अ डिराइव्ड क्लास. ठीक है, इन दोनों के अंदर ही मैंने एक फंक्शन बनाया. फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो के नाम से एक फंक्शन हमने इन दोनों के अंदर क्रिएट किया, प्रिंट हेलो. ठीक है, नाउ दे आर विद द सेम सिग्नेचर, दैट इज सिग्नेचर मीन्स सेम रिटर्न टाइप. यहाँ पर भी ये वॉइड ही है, वॉइड प्रिंट हेलो, एंड यहाँ पर भी ये वॉइड प्रिंट हेलो है. हमने बात करी थी पहले इनहेरिटेंस के अंदर कि जब भी हम बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट हमेशा डिराइव्ड क्लास के लिए ही बनाते हैं. हम बेस क्लास के लिए कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि बेस क्लास की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ऑलरेडी डिराइव्ड क्लास के अंदर प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं डिराइव्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना. जिस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट से हम उसी क्लास के जो भी फंक्शन है उनको कॉल करवा पाएंगे, राइट. तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, जहां पर डिराइव्ड क्लास के जो फंक्शंस हैं वो बेस क्लास के फंक्शंस को ओवरराइड कर देते हैं. जब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पर है, एक फंक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो डिराइव्ड क्लास का फंक्शन है ये ओवरराइड कर देता है बेस क्लास के फंक्शन को. इसी की वजह से जो हमारा बेस क्लास का फंक्शन है वो रन नहीं कर पाता और डिराइव्ड क्लास का जो फंक्शन है वो रन कर जाता है. इसको और बेटर वे में समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, देन यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी. ठीक है, अब यहाँ पर हम दो क्लासेस बनाने वाले हैं. सबसे पहले बनाते हैं क्लास ए एंड इसके अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं void डिस्प्ले के नेम से.
इसको मैं यहीं पर डेफिनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। डेफिनेशन में हम सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाने वाले हैं, दिस इज अ बेस क्लास। ठीक है, इतना करवा लेते हैं अपन। नाउ अब हम जाएंगे अपनी सेकेंड क्लास में, यहाँ पर टर्मिनेटर लगा देते हैं। नाउ सेकेंड क्लास हम बनाते हैं, एक क्लास बी बनाई हमने और इसको हम डिराइव कर रहे हैं। डिराइव कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं विजिबिलिटी मॉडिफायर। इसके बारे में हमने ऑलरेडी इनहेरिटेंस के अंदर बात कर रखी है कि हमने यहाँ पर पब्लिक क्यों लिखा, प्राइवेट कब लिखते हैं, प्रोटेक्टेड कब लिखते हैं। एंड देन अब अपनी बेस क्लास का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर भी सेम पब्लिक सेक्शन के अंदर हम सेम फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले नेम का फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर भी। एंड इसको हम एक दूसरी डेफिनेशन दे देते हैं, दिस इज अ डिराइव्ड क्लास। ठीक है, ताकि जो भी फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन एक्चुअली के अंदर कॉल हो पा रहा है। ठीक है, ये हमने कर दिया। यहाँ पर टर्मिनेटर लगा देंगे। देन आ जाओ इंट मेन सेक्शन के ऊपर। अब इंट मेन सेक्शन में सबसे पहले हम डिराइव्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम बेस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते हैं। तो बी के लिए ऑब्जेक्ट में फॉर एग्जाम्पल B1 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पर। नाउ B1 डॉट अपन करने वाले हैं डिस्प्ले, इसको डिस्प्ले करवा देंगे एंड लास्ट में लिख देंगे रिटर्न 0 एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ इट इज वेल अंडरस्टूड कि यहाँ पर जो हमारी क्लास बी है उसके अंदर जो हमने फंक्शन बना रखा है वॉइड डिस्प्ले, वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होगा, दैट इज दिस इज अ डिराइव्ड क्लास। ये हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आई। लेकिन अब क्या हो सकता है ना कि जब भी आप वाइवा देने बैठो तो कोई एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग का जब हम कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उसमें हम डिराइव्ड क्लास के लिए तो ऑब्जेक्ट बना के सेम क्लास का फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं, बट अगर मुझे चाहिए कि मैं सेम ऑब्जेक्ट के थ्रू अपनी बेस क्लास का फंक्शन कॉल करवाऊं तो क्या ये पॉसिबल है? ना, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बोल देते हैं सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी क्लास का फंक्शन को हम कॉल कर पाते हैं। बट दिस इज हाफ ट्रू। अगर हम चाहें तो हम सेम ऑब्जेक्ट से, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास, इससे हम बेस क्लास के फंक्शन को भी कॉल करवा सकते हैं। कैसे कॉल करवाएंगे, लेट्स सी इट। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हम दोबारा नहीं बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट हम बना चुके हैं हम उसी को यूज करने वाले हैं यहाँ पर। इसके साथ फिर हम लिखते हैं अपना डॉट एंड यहाँ पर हम लिखते हैं अपनी बेस क्लास का नेम। बेस क्लास का नेम क्या है, यहाँ पर ए है तो हमने वो लिख दिया। देन लगाते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन वी विल राइट द नेम ऑफ द फंक्शन दैट वी वांट टू डिस्प्ले ओवर हियर। ठीक है, ये फंक्शन कर दिया। अब इसको कर लेंगे रन। ओके, सो द आउटपुट इज ओवर हियर। आउटपुट में हमारे पास क्या आया, दैट दिस इज अ बेस क्लास। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके अपनी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। अब अगर मैं चाहूँ कि ये दोनों ही प्रिंट हो जाएं एक साथ, सबसे पहले हमारे पास डिराइव्ड क्लास प्रिंट होगा एंड सेकेंडली हमारे पास क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, दिस इज अ बेस क्लास। लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। यस इट वर्क्स। सबसे पहले हमारे पास प्रिंट हुआ दैट दिस इज अ डिराइव्ड क्लास। अब यहाँ पर हमने एंडल यूज नहीं करा है इसीलिए ये दोनों मर्ज हो गए हैं एंड सेकेंडली हमारे पास प्रिंट होकर आया है दैट दिस इज अ बेस क्लास। ठीक है, तो हम ऐसा भी करवा सकते हैं अगर मैं चाहती हूँ कि हमारा जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करे तो वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करवाते हैं। यहाँ पर हम क्या करवाते हैं कि जो हमारा डिराइव्ड क्लास का फंक्शन है वो बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट इतना ही है। अगर आपको फंक्शन ओवरलोडिंग आता है तो फंक्शन ओवरराइडिंग समझना बहुत ही इजी हो जाता है। नाउ जब हम बात कर रहे होते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम एक और टॉपिक की बात करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनवाया था। यस हियर इट इज। पॉलीमॉर्फिज्म टू टाइप्स के होते हैं, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम के अंदर हमने बात करी थी फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। सिमिलरली हमारे पास रन टाइम के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन मैंने आपको बताया था दैट इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई C++ का पेपर बनाए और उसके अंदर वर्चुअल फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इट इज काफी ज्यादा रेयर हो जाता है अगर ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं वर्चुअल फंक्शन के बारे में। लेट्स पुट द हेडिंग वर्चुअल फंक्शन।
ओके, अब वर्चुअल फंक्शन की हम बात करते हैं तो मतलब यहाँ पर क्या समझ में आता है, टॉपिक से बात करेंगे तो इस यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि हम अपने क्लासेस के अंदर एक फंक्शन बनाने वाले हैं जो कि कैसा होने वाला है, वर्चुअल होने वाला है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊं, वर्चुअल फंक्शन का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम वर्चुअल बेस क्लास भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्चुअल बेस क्लास, क्योंकि यहाँ पर जो हम वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं वो हम बेस क्लास के अंदर बना रहे होते हैं। अब मैं आपको बताऊं तो अभी जितने भी टॉपिक्स आने वाले सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। अब वर्चुअल फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज वर्चुअल। वर्चुअल कीवर्ड यहाँ पर यूज करते हैं, ऑल द लेटर्स इन दिस आर इन द लोअर केस। ठीक है, नाउ मैं आपको सबसे पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि इसमें होता क्या। फर्स्टली यहाँ पर हम क्या करते हैं, अ वर्चुअल फंक्शन इज डिफाइंड इन द बेस क्लास। बेस क्लास के अंदर हम एक वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सेकेंडली, अ वर्चुअल फंक्शन इज रीडिफाइंड, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, रीडिफाइंड कर रहे हैं इन डिराइव्ड क्लास। लेकिन जब हम डिराइव क्लास के अंदर फंक्शन को रीडिफाइन कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर सेकेंड टाइम वर्चुअल कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं। वर्चुअल कीवर्ड का यूज सिर्फ एक बार होगा और वो होगा यहाँ पर डिराइव क्लास के अंदर यूज होगा। थर्डली हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, अ पॉइंटर टू द बेस क्लास इज क्रिएटेड, टू द बेस क्लास इज क्रिएटेड एंड नाउ on the basis of type of object assigned, the respective class function is called, तो यहाँ पर हम जिस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं उसी क्लास का फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाला है, कॉल हो क्या आ जाएगा। इसको बेटर वे में समझने के लिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल स्ट्रीम, then using namespace std। यहाँ पर सबसे पहले अपन बना लेते हैं एक क्लास, एक नाम से बना लेते हैं। यहाँ पर पब्लिक सेक्शन के अंदर यहाँ पर हम एक वर्चुअल कीवर्ड नाम से एक वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं, वर्चुअल वॉइड शो। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्चुअल फंक्शन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले हम लिख रहे होते हैं वर्चुअल कीवर्ड, सबसे पहले यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना रिटर्न टाइप लिखने वाले हैं, रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है। सेकेंडली यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन नेम एंड देन यहाँ पर हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम यहीं पर कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा सकते हैं। फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डिक्लेरेशन, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। अब यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं दैट दिस इज अ बेस क्लास, ठीक है। यहाँ पर हमने ये फंक्शन कॉल करवा दिया। अब सेकेंडली हम एक और क्लास बनाएंगे, यहाँ पर क्लास बी के नेम से बनाते हैं एंड यहाँ पर इसमें पब्लिक दे देते हैं ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो क्लास बी है वो क्लास ए को पब्लिकली इनहेरिट कर पा रही है। नाउ यहाँ पर पब्लिक सेक्शन के अंदर हम सेम फंक्शन बनाने वाले हैं, ये जो हमने वॉइड शो बनाया है यहाँ पर सेम फंक्शन यहाँ पर भी बनेगा बट विदाउट वर्चुअल कीवर्ड, वॉइड शो, ठीक है। इसको बना लिया। अब इसके अंदर भी अपन एक स्टेटमेंट लिख देते हैं दैट दिस इज अ डिराइव्ड क्लास, ठीक है। ये कर लिया, यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। नाउ इंट मेन पे आ जाओ। अब ये वाला पार्ट काफी अच्छे से समझने वाला है। इंट मेन में आके सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी बेस क्लास का नाम लिखते हैं दैट इज ए ओवर हियर। अब इस पे पॉइंट कर पाए तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक पॉइंटर बना लेते हैं यहाँ पर।
मैं क्या बना रही हूँ, यहाँ पर एक पॉइंटर बना लेते हैं। पॉइंटर आप किसी भी नेम से बना सकते हो। मैं यहाँ पर BPTR के नाम से एक पॉइंटर बना रही हूँ जो कि बेस क्लास के ऊपर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम अपनी डिराइव्ड क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी बेस क्लास के लिए पॉइंटर बनाते हैं, लेकिन हम अपनी डिराइव्ड क्लास के लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख भी देती हूँ। यहाँ पर क्या है, पॉइंटर टू द बेस क्लास, एंड यहाँ पर हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास। ठीक है, यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें PTR जो हमने पॉइंटर बनाया है, हमको उसको लिंक करना पड़ता है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास। अब ये कैसे कर सकते हैं, हम पॉइंटर के अंदर ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे BPTR इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक जो हमारी डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर है AA, उसका एड्रेस मैंने किसके अंदर स्टोर करवा दिया, BPTR के अंदर स्टोर करवा दिया। अब इसको हम क्या करवाने वाले हैं, BPTR के थ्रू अपन एरो ऑपरेटर की मदद से शो फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शो फंक्शन यहाँ पर कॉल हो जाएगा, लास्ट में लिखते हैं रिटर्न 0 और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ये इंट मेन वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर जूम करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो द आउटपुट इज ओवर हियर। यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट होकर आया, दैट दिस इज अ डिराइव्ड क्लास। अब यहाँ पर ये हुआ कैसे, हमने तो BPTR के थ्रू शो फंक्शन को कॉल करवाया, तो उस हिसाब से तो हमारे पास बेस फंक्शन का फंक्शन यहाँ पर कॉल होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई मीन बेस क्लास का फंक्शन। तो इसको हम थोड़ा सा मेमोरी से एनालाइज कर देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी है मेमोरी। यहाँ पर हमारे पास दो लोकेशंस हैं। फर्स्टली यहाँ पर हमारे पास है BPTR और यहाँ पर है हमारे पास A ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमारा जो ये AA है इसका जो भी हमारे पास मेमोरी एड्रेस है वो हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया। मेमोरी एड्रेस क्या है, फॉर एग्जांपल इसका मेमोरी एड्रेस है 1234, तो वो हमारे पास यहाँ पर स्टोर हो गया। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर ये लिखा दैट PTR विल पॉइंट टू द शो फंक्शन, तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हम गए BPTR के ऊपर। BPTR के ऊपर जो भी यहाँ पर एड्रेस था, हम उस एड्रेस के ऊपर गए। उस एड्रेस ने बोला कि अच्छा आपको ये वाला फंक्शन कॉल करवाना है। ठीक है, मेरे पास ये फंक्शन, इसने अपनी क्लास के अंदर चेक करा क्या ये मेरे पास फंक्शन अभी है, तो यहाँ पर ये फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, वॉइड फंक्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसने ये प्रिंट करवा दिया दैट दिस इज अ डिराइव्ड क्लास। तो वर्चुअल फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वर्चुअली हम क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। हमने यहाँ पर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल नहीं करवाया। डायरेक्टली भी अगर करवाते तो हो जाता, लेकिन फिर वो जो कॉन्सेप्ट है वो वर्चुअल फंक्शन ही नहीं रह पाता। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंटर के थ्रू फंक्शन को कॉल करवाया। कौन से फंक्शन को, डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवाया है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे वर्चुअल फंक्शन। दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने इसको वर्चुअल बेस क्लास क्यों बोला, क्योंकि जो वर्चुअल फंक्शन हम बनाते हैं वो हम बेस क्लास के अंदर ही यहाँ पर बना रहे होते हैं। नाउ वर्चुअल फंक्शन के बाद हमारे पास एक और फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो एक डिफरेंस आता है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास हम प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। फर्स्टली वुड बी प्योर वर्चुअल फंक्शन। सेकेंडली वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का टॉपिक है ये एक बड़े क्वेश्चन के अंदर तो नहीं आता है, बट ये जनरली आपके पास MCQ के अंदर, 1 वर्ड के अंदर, 1 मार्क्स के अंदर जनरली ये वाला भी आ जाता है। So we'll be discussing these two topics along with this question in the next part, that is the part 3 of polymorphism. Thank you for watching this video and subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.